हेलो एंड नमस्कार। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। उसी के रिलेटेड अपन कुछ एमसीक्यूज अपन देखेंगे। इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिगार्डिंग पॉवर्टी चैप्टर, राइट? इन दिस वी विल see some important questions regarding human capital formation, which is one of the most important chapters in your Indian economics, right? तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखते हैं। refers to the stock of skill, ability, expertise, education and knowledge embodied in the people। देखिए, जब भी अपन एक ह्यूमन कैपिटल जो आपका चैप्टर है, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल की जब भी बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता क्या है? ह्यूमन मैटिक कैपिटल का मतलब होता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पास में, एक नेशन के पास में कितना स्टॉक है स्किल्स और एक्सपर्टीज का, स्किल्स और एक्सपर्टीज का। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक नेशन या एक इकोनॉमी के पास में कितने लोगों का स्किल्स और एक्सपर्टीज का स्टॉक है, उसी को अपन ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें यही पूछा है कि स्टॉक ऑफ स्किल्स जो होती हैं उसे क्या बोला जाता है। ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। ए ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एंड नन ऑफ दीज। तो द आंसर इज वेरी सिंपल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन कैपिटल इज द करेक्ट आंसर, राइट? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Here we go. Second number question. Which of the following is a source of human capital formation? Human capital form करने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं? ये भी बहुत आसान है, अगर डायरेक्टली पढ़ेंगे तो ये पॉइंट्स में से क्वेश्चन पूछा गया है। Here are the options: expenditure on infrastructure, expenditure on education, expenditure on the job training, and all of these। भैया, एजुकेशन करने से हमारा एजुकेशन पर जितना ज्यादा खर्चा होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा, बिल्कुल होगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग पर ज्यादा खर्चा करेंगे, स्किल्स बढ़ेंगी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। ये तीनों ही जो चीजें हैं वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने में कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने वाला कौन सा प्लान था? जो 5 ईयर प्लान्स हैं हमारे इतने सारे, उसमें से ऐसा कौन सा प्लान था जो ह्यूमन कैपिटल को इंपॉर्टेंस थोड़ी दी गई थी ज्यादा? तो ऑप्शन है 7th, बी 3rd, सी 8th एंड डी 6th। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी 7th 5th ईयर प्लान। जो हमारा 7th 5th ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान जो था, उसके अंदर ह्यूमन कैपिटल को थोड़ा स्ट्रेस दिया गया था, ह्यूमन कैपिटल को थोड़ा इंपॉर्टेंस दी गई थी। तो ध्यान रखना भैया, 7th 5 ईयर प्लान में ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? देखिए, फिजिकल कैपिटल जो आता है वर्ड, फिजिकल कैपिटल जब भी आएगा तो आप फिजिकल कैपिटल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में हेल्पफुल होती हैं, जो टेंजिबल इन नेचर होता है। तो फिजिकल कैपिटल में बात करेंगे तो ऑप्शंस देखते हैं फटाफट से। ए मशीनरी, बी हेल्थ ऑफ द पीपल, सी बिल्डिंग्स एंड डी बोथ ए एंड सी। मशीनरी, बिल्कुल मशीनरी फिजिकल कैपिटल है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग्स भी फिजिकल कैपिटल के अंदर आता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। हेल्थ ऑफ पीपल इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। हेल्थ ऑफ पीपल जो होती है वो फिजिकल कैपिटल का पार्ट नहीं है। तो अगर इसका आंसर अगर अपन देखें तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड सी, राइट? Here we go to the question number 5th. In India, which of the following organization regulates the health sector? इंडिया के अंदर हेल्थ सेक्टर किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? भैया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए आईसीएमआर, बी यूजीसी, सी एआईसीटीई एंड डी नन ऑफ दीज। देखिए, हेल्थ सेक्टर अभी तो आपको कोविड में पता होगा, इसका नाम बहुत सुना होगा आपने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है, इसका करेक्ट आंसर है आईसीएमआर। ये कोऑर्डिनेट करता है, फॉर्म करता है रूल्स एंड रेगुलेशन और पूरे हेल्थ सेक्टर को रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 6, द एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। जो गवर्नमेंट एजुकेशन पर खर्चा करती है, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है एजुकेशन पर, वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? ए परसेंटेज ऑन टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बी परसेंटेज ऑफ जीडीपी, सी परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम एंड डी बोथ ए एंड बी। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एजुकेशन पर जो सरकार खर्चा करती है वो
हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो दोनों तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ जीडीपी के बेसिस पे भी अपन कर सकते हैं और परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बेसिस पर भी किया जाता है। तो जब भी आपका एजुकेशन को एक्सप्रेस करने की बात आएगी कि गवर्नमेंट किस तरीके से एक्सपेंडिचर करती है, उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा, तो टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का भी परसेंटेज लिया जा सकता है या परसेंटेज ऑफ जीडीपी के रूप में भी अपन देख सकते हैं कि सरकार एजुकेशन पर कितना खर्चा कर रही है। तो यहाँ पर अगर अपन ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट इन अ कंट्री? किसी देश के अंदर एजुकेशन कितना अच्छा है, एजुकेशन की अचीवमेंट्स क्या हैं, अगर उसको देखना है तो अपने को क्या क्या देखना पड़ेगा या क्या इंडिकेटर है? तो ऑप्शंस देखते हैं। यंग लिटरेसी रेशियो, एडल्ट लिटरेसी रेशियो, प्राइमरी कंप्लीशन रेट एंड ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। यंग लिटरेसी रेशियो भी एक इंडिकेटर है, एडल्ट लिटरेसी रेशियो भी एक इंडिकेटर है और प्राइमरी कंप्लीशन रेट भी एक इंडिकेटर है। तो तीनों ही कहीं ना कहीं एक देश की एजुकेशन अचीवमेंट्स को बताते हैं। तो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, राइट। एट्थ नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियन गवर्नमेंट मेड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स? देखिए भैया, इंडियन गवर्नमेंट एक एजुकेशन प्रोग्राम लेकर आई थी, ठीक है, एजुकेशन स्कीम बोल सकते हैं, जहां पर 6 to 14 ईयर्स के लिए कंपलसरी और फ्री एजुकेशन बोला गया था। ठीक है, तो वो कौन से ईयर में लेकर आई थी? ऑप्शंस आर 2001, 2009, 2003 एंड 2007। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 2009। ध्यान रखिएगा, 2009 में गवर्नमेंट ने एक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, कौन से एज ग्रुप के लिए? 6 to 14 ईयर्स, ठीक है, स्कीम लेकर आया था। वो स्कीम 2009 के अंदर आई थी, ये आपको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया? इंडिया के अंदर पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्या इनमें से कौन सा एक रीजन हो सकता है? ब्रेन ड्रेन, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल होता है ये तो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। भारत में आप पढ़ते हैं, भारत में आप सब कुछ खर्चा करते हैं और जब प्रोडक्टिव एक्टिविटीज देने की बात आती है तो आप फॉरेन चले जाते हैं, उसी को ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। तो ब्रेन ड्रेन बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, इसी के कारण पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है इंडिया के अंदर। लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की रेट कम है इसलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पुअर है हमारे देश के अंदर, ये बात कुछ बैठी नहीं। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज एंड डी, बोथ ए एंड सी। देखिए, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज की तो बात मैं मान सकता हूँ कि हमारे पास में जितना रिसोर्सेज चाहिए ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए, देश के पास में उतना रिसोर्सेज नहीं है। तो इनसफिशिएंट रिसोर्सेज भी एक अच्छा कारण है, एक कारण है जो ह्यूमन कैपिटल को पुअर कर रहा है। ब्रेन ड्रेन भी कारण है। लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन यहाँ पर रीजन बैठता नहीं है, अगर लो के जगह हाई होता तो ये ऑप्शन हो सकता था। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड सी, तो आपको पता है करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ब्रेन ड्रेन और इनसफिशिएंट रिसोर्सेज दोनों ही एक पुअर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए रीजन माने जाते हैं किसी भी इकोनॉमी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एजुकेशन सेस हैज बीन इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस? इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन के नाम पर एक सेस लेती है, एजुकेशन सेस जिसको बोला जाता है, सभी यूनियन टैक्सेस पर। तो वो कितना लिया जाता है? 1%, 2%, 4% या नन ऑफ दीज? तो द करेक्ट आंसर विल बी 2%। ध्यान रखिएगा, यूनियन टैक्सेस पर सभी एजुकेशन सेस लगता है। आपका एजुकेशन सेस वो कितना लगता है? एजुकेशन सेस आपका 2% लगता है। एजुकेशन सेस एक प्रकार का टैक्स ही आप समझिए, जो गवर्नमेंट स्पेशली एजुकेशन सेक्टर्स में डेवलपमेंट करने के लिए एक सेस के रूप में लेती है, उसी को अपन एजुकेशन सेस बोलते हैं। और वो बेसिकली उसकी जो रेट रहती है वो रहती है 2%, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीएमआर? अभी अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि आईसीएमआर क्या होती है। आईसीएमआर एक रेगुलेटरी बॉडी है जो मेडिकल फील्ड के अंदर रेगुलेट करती है। इसकी फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या होगा? ऑप्शन है ए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, सी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, या डी, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो जैसे कि अपन ने पहले भी डिस्कस किया था, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, Indian Council for Medical Research. See, when you go through the chapter or you revise this chapter, it is very important that you revise the full forms of all the terms, right?
So let's move to the next question. Question number 12. Here we go. As per census 2011, the literacy rate in rural India is about 2011 के सेंसस के हिसाब से हमारी लिटरेसी रेट क्या थी? ऑप्शन नंबर ए 74%, 85%, 69% एंड 60%. तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 74% अराउंड हमारी लिटरेसी रेट थी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011. राइट. क्वेश्चन नंबर 13. फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया इज. उसी के हिसाब से हमारी फीमेल लिटरेसी रेट कितनी थी? ऑप्शन है 75%, 85%, 70% एंड 66%. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. 66% हमारी फीमेल लिटरेसी रेट थी. हमारी फीमेल लिटरेसी रेट इज लोअर, इज मच लोअर देन द मेल. ठीक है, मेल से काफी कम है हमारी फीमेल लिटरेसी रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको सब डाटा याद ही करना है, ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 14. ह्यूमन डेवलपमेंट इज. ह्यूमन डेवलपमेंट जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल के अंदर बेसिकली बहुत डिफरेंस होता है, जो कि आपको गौर से देखना है जब भी आप इसको चैप्टर को रिवाइज करें. ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड, अ मींस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज. तो ध्यान रखिएगा बेटा, ह्यूमन डेवलपमेंट अपने आप में एक एंड है. ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर ह्यूमंस जो होते हैं वो एंड के तरह ट्रीट किए जाते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, एन एंड. राइट. Here we go. Question number 15. Which of the following organization is engaged in designing text material up to the senior secondary level? Senior secondary level तक, class 12 तक आपके जो भी टेक्स्ट मटेरियल्स हैं, जो आप बुक्स वगैरह जो टेक्स्ट प्रिपेयर किए जाते हैं, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं? तो बहुत ही आसान है. आप अपनी जो बेसिकली बुक होती हैं, वो बुक कौन सी चलती हैं आपके? एनसीईआरटी. रिफ्रेशर्स की बात नहीं कर रहा मैं. जो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका टेक्स्ट मटेरियल को डिजाइन करती है, वो एनसीईआरटी है. तो ऑप्शंस आप देखेंगे यूजीसी, एआईसीटीई, आईसीएमआर एंड डी एनसीईआरटी. तो द ऑप्शन इज डी. D is the correct answer, NCERT. Right. Next question. Question number 16. Question number 16 आपका क्या कहता है, देखते हैं. Question number 16 बोलता है the responsibility of direction and control of higher education is with. हायर एजुकेशन की बात हुई है बच्चों यहाँ पर. हायर एजुकेशन को कंट्रोल करना, हायर एजुकेशन को डायरेक्शन देना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हायर एजुकेशन पर फोकस्ड है? ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जिसे बोलते हैं, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. हायर एजुकेशन को कंट्रोल और डायरेक्ट करने का काम जो है वो यूजीसी का होता है. ये ध्यान रखिएगा बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. Which of the following is an example of curative medicine? 3 प्रकार की मेडिसिन होती हैं. मेडिसिन के अंदर जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड सोशल. राइट. तो क्यूरेटिव मेडिसिन के अंदर क्या आता है? ऑप्शंस आर ए स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी, बी ऑल ऑफ दीज, सी वैक्सीनेशन एंड डी मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस. तो ध्यान रखिएगा, जब भी क्यूरेटिव की बात आती है, जब प्रिवेंटिव की बात करेंगे, प्रिवेंटिव की बात करेंगे तो उसके अंदर बेटा वैक्सीनेशन आता है, आपको पता होगा. यहां पर पूछा गया है क्यूरेटिव. क्यूरेटिव के अंदर ध्यान रखिएगा मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस आता है. इलनेस के दौरान जो भी आप मेडिकल इंटरवेंशन ले रहे हैं, जो भी आप प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं मेडिकल का, मेडिसिन का, जो जिस तरीके से आपकी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो सब चीजें क्यूरेटिव मेडिसिन के अंदर आती हैं. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? फिजिकल कैपिटल रेफर्स टू. फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिजिकल कैपिटल जो होती हैं ऐसी कैपिटल जो हमारे प्रोडक्शन के लिए काम आ रही हैं. ठीक है, जो टेंजिबल इन नेचर है. राइट. जो जिसको आप ओनर से अलग कर सकते हैं, विच इज सेपरेबल फ्रॉम दी ओनर. अगर कुछ क्वालिटीज की बात करें तो फिजिकल कैपिटल को क्या बोला जाता है? कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अपन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस मींस ऑफ प्रोडक्शन. Option number B, process of acquiring and increasing the number of person who have skills. Option number C, stock shares of the company. And option number D, all of these. तो यहाँ पर ध्यान रखना, फिजिकल कैपिटल जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ प्रोडक्शन. हमारा जो मींस ऑफ प्रोडक्शन का जो स्टॉक होता है उसे फिजिकल कैपिटल कहा जाता है. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोलता है.
क्वेश्चन नंबर 19 है ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ। इनमें से कौन कौन से जो लोग हैं वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर आते हैं? आपको पता है कि ह्यूमन कैपिटल के अंदर क्या क्या आता है? ऑप्शंस देख लेते हैं जरा। ऑप्शन ए एंटायर पॉपुलेशन, ऑप्शन बी वर्कर्स, ऑप्शन सी एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। देखिए, पूरी पॉपुलेशन नहीं आएगी ह्यूमन कैपिटल के अंदर। पूरी पॉपुलेशन के अंदर तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो फालतू बैठे, ठीक है, जो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं कर रहे, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है, तो वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर थोड़ी आएंगे। ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो स्किल्स, एबिलिटीज, एजुकेशन की बात करता है। तो एंटायर पॉपुलेशन तो ऐसी हो ये जरूरी नहीं है, तो एंटायर पॉपुलेशन तो आएगा नहीं। वर्कर्स वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनमें स्किल्स होंगी, तो ह्यूमन कैपिटल के अंदर आएंगे। एंटरप्रेन्योर्स भी कुछ स्किल्स एबिलिटीज होंगी, तभी वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, तो ये भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी विल बी द करेक्ट आंसर। Let's move to the question number 20. What does question number 20 says? The following activity refers to human capital. Human capital के अंदर क्या आता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A walking, B yoga, C physical exercise and D all of these. तो आप ध्यान रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल की जब भी अपन बात करेंगे, ह्यूमन कैपिटल के अंदर सभी चीजें आएंगे बेटा, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड हैं। और हेल्थ की जब भी अपन बात करेंगे, तीनों चीजें ही अपने को हेल्थ एक पॉजिटिव वे में बोलती हैं। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट? Let's move to the question number 21. Which of the following is the main reason for rural urban migration? रूरल एरिया से जो अर्बन में माइग्रेट होते हैं उसका मेन रीजन क्या है? ए अनएम्प्लॉयमेंट, बी इलेक्ट्रेसी, सी इन्फ्लेशन एंड डी लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं वो अर्बन में माइग्रेट क्यों करते हैं? उसका सबसे मेन रीजन जो होता है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। लोगों के पास नौकरी नहीं होती, जॉब्स नहीं होते रूरल एरियाज में, तो वो जॉब सर्च करने के लिए ही अर्बन में माइग्रेट होते हैं, राइट? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Let's move to the question number 22. Which of the following capital is more mobile between the countries? ऐसी कौन सी कैपिटल है इनमें से जो मोर मोबाइल बिटवीन दी कंट्रीज है, आपस में कंट्रीज में एक्सचेंज की जा सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स कराई जा सकती है? ए फिजिकल कैपिटल, बी ह्यूमन कैपिटल, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल कैपिटल जो होती है वो मोर मोबाइल बिटवीन द कंट्रीज होती है, क्योंकि लेस फॉर्मेलिटीज होती हैं। आप इसको इंपोर्ट्स के थ्रू बिल्डअप कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। मशीनों को आसानी से बाहर, इधर अमेरिका में भेजना चाहूँ मशीन तो भेज सकता हूँ, अमेरिका से मैं भारत मंगाना चाहूँ तो मंगा सकता हूँ। तो मोर मोबाइल की जब बात आएगी वो फिजिकल कैपिटल, राइट? Let's move to the question number 23. Which of the following capital brings qualitative improvement in the labor force? Labor force में quality wise improvement कौन लेकर आता है? A physical capital, B human capital, C both of these and D none of these. ध्यान रखना, qualitative improvement की जब भी बात आएगी तो human capital की बात आएगी। Human capital is a stock of skills and abilities and educations and all that, which helps to improve the human or labor force quality, quality of labor force, जो improve हमारी करती है quality of लेबर फोर्स। तो क्वालिटेटिव की जब भी बात आएगी, ह्यूमन कैपिटल विल बी करेक्ट आंसर, राइट? लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव इंपैक्ट टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के पॉजिटिव इंपैक्ट जो है, उनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो गलत बताई गई है इस क्वेश्चन? ठीक है, इनकरेक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है उसका। तो ए इम्प्रूव्स टेक्निकल नॉलेज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर जिस देश में ज्यादा होगा, तो क्या उस देश का टेक्निकल नॉलेज बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो ये तो एकदम बात सही है, ये तो इनकरेक्ट नहीं है। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी, क्या प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, तो ये भी गलत नहीं है। सी चेंजेस द सोशल आउटलुक, बिल्कुल। अगर किसी देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, एजुकेटेड लोग ज्यादा होंगे, तो उनके सोचने का तरीका, उनके बिहेवियर का तरीका बिल्कुल अलग होगा। तो सोशल आउटलुक में भी चेंज आएगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं। ऑप्शन नंबर डी इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या किसी देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ने से उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है? ये आंसर इनकरेक्ट है, राइट? तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है। जब भी आप क्वेश्चंस में इस तरीके से नॉट और इनकरेक्ट क्वेश्चंस आए, तो आपको बहुत ही केयरफुली बेटा आंसर्स लगाने होंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग बन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी? नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कौन करता है? वर्कर इन द फैक्ट्री, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टाटा, फार्मर इन राजस्थान, या ऑल ऑफ दीज? तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सभी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं और सभी कोई ना कोई नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट?
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कैपिटल विच रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द नेशन। ऐसी कौन सी कैपिटल है जो हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी को दर्शाता है? किसी देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी को दर्शाने वाली कैपिटल कौन सी होती है? ए ह्यूमन कैपिटल, बी फिजिकल कैपिटल, सी बोथ ऑफ दीज एंड डी नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा जब भी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात आती है तो मशीन्स वगैरह से रिलेटेड है, तो फिजिकल कैपिटल विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिजिकल कैपिटल रिप्रेजेंट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द नेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल विच इज कॉज दैट डिजाइंस मशीन। ऐसी कौन सी कैपिटल है जो मशीन डिजाइन करने का कॉज है? मशीन्स डिजाइन करने की जब भी बात आएगी तो ह्यूमन कैपिटल विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज दैट डिजाइंस मशीन्स। मशीन्स को डिजाइन करने का कॉज ह्यूमन कैपिटल है, ठीक है। तो ह्यूमन कैपिटल विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, World Bank in its report India and the Knowledge Economy, Leveraging Strength Opportunities, advised India to make a transition into which economy? वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर एडवाइस किया गया था कि इंडिया को चेंज होना पड़ेगा कौन सी इकोनॉमी के अंदर? ऑप्शन था नॉलेज इकोनॉमी, एग्रीगेन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड डी नन ऑफ दीज। तो आप ध्यान रखिएगा नॉलेज इकोनॉमी के अंदर ट्रांजिशन करने को बोला था वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने। उन्होंने एडवाइस किया था कि इंडिया जो है वो अपनी इकोनॉमी में एक चेंज लेकर आए और नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़े, तो उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी प्रेजेंट सिनेरियो, राइट। तो नॉलेज इकोनॉमी में बोला गया था, ये अपने को ध्यान रखना है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का इनमें से कौन पार्ट नहीं है? नॉट है, ध्यान रखना। क्वेश्चंस इस तरीके आएंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि आप लोग बच्चे लोग जो होते हैं वो नॉट वगैरह को देखते नहीं। ऑप्शंस देखते हैं, सी ए, बी डॉक्टर, सी सी एस एंड डी अनस्किल्ड लेबर। ह्यूमन कैपिटल की जब भी बात आएगी तो बात आएगी एजुकेशन। ह्यूमन कैपिटल की जब भी बात आएगी तो बात आएगी स्किल्स की। ह्यूमन कैपिटल की जब भी बात करेंगे तो बात करेंगे एबिलिटीज की, राइट। तो सी ए, डॉक्टर, सी एस, ये सब एजुकेटेड, स्किल, एबिलिटी वाइज सब रिच है, राइट। तो ये तो ह्यूमन कैपिटल का पार्ट ऑब्वियसली है। डी जो आपका ऑप्शन है अनस्किल्ड लेबर, ऐसा लेबर जिसमें कोई स्किल नहीं, तो वो क्या ह्यूमन कैपिटल में ट्रीट होगा? बिल्कुल ट्रीट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अनस्किल्ड लेबर इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द जॉब ट्रेनिंग इंक्लूड्स। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक सोर्स है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने का। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? ए ट्रेनिंग विद द कैंपस, बी ट्रेनिंग आउटसाइड द कैंपस, सी नन ऑफ दीज एंड डी बोथ ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर दोनों चीजें आती हैं भैया। आप कैंपस के अंदर काम कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो भी आएगा, और कैंपस के बाहर काम कर रहे हैं वो भी आएगा। तो इनसाइड प्लस आउटसाइड। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ ऑफ दीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, देखिए क्या बोलता है। असर्शन है, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। माइग्रेशन पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है क्या वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है? बिल्कुल है। आप माइग्रेट करेंगे तो आपको सीखने को मिलेगा, आपको नॉलेज होगी, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी और आपके देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होगा। तो असर्शन तो एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। रीजन देख लेते हैं। Migration to other countries involves the cost from one place to another and the higher cost of living in the migrated place. क्या माइग्रेशन करने से माइग्रेशन टू अदर कंट्री इन्वॉल्व्स कॉस्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? बिल्कुल। आज अगर मैं कहीं पर माइग्रेट करना चाहता हूँ, कोई बड़ी सिटी में माइग्रेट करना चाहूंगा, तो वहां पर मेरी कॉस्ट तो लगेगी, बिल्कुल लगेगी। मेरी हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी क्योंकि वहां पर मैं बड़े शहर में जब जाऊंगा तो वहां पर बड़ा खर्चा होगा, रहने का खर्चा होगा, तो कॉस्ट बढ़ती है। तो रीजन भी एकदम ट्रू है, रीजन भी एकदम ट्रू है, आपका असर्शन भी एकदम ट्रू है। पर क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन की जब बात आएगी तो ध्यान रखना ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है भैया, ठीक है। असर्शन रीजन अपने आप में तो दोनों सही है, बट इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो रीजन नहीं है। तो यहां पर जब अपन ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of the assertion, right? Let's move to the next question. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। assertion है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है? तो भैया स्टॉक कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं।
ये पहला तो आपका assertion false हो गया। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है, वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट, राइट? तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट नहीं। फिर रीजन क्या बोला गया है? स्टॉक रेफर्स टू द वेरिएबल विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। क्या स्टॉक का मतलब क्या होता है? विच रेफर्स टू मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो ध्यान रखना, स्टॉक हमेशा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही मेजर किया जाता है, राइट? तो स्टॉक की डेफिनेशन तो ये करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो रीजन तो आप एकदम ट्रू दे रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब भी अपन अजर्शन की बात करेंगे तो अजर्शन फॉल्स है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज स्टॉक इज नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, राइट? तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अजर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर्शन क्या बोल रहा है देखते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ नेशन। क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ का एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है? बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जितना अच्छा होगा उतना ही आपका इकोनॉमिकली ग्रोथ होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अजर्शन तो एकदम ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज व्हिच एनहांसेस देयर स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी। क्या अगर किसी देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा है तो उस देश के अंदर उनके रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होगा? बिल्कुल होगा। जिस देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल ज्यादा है, मतलब जिस देश में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, स्किल्स वाले लोग ज्यादा हैं, एबिलिटी वाले लोग ज्यादा हैं, तो वो रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करेंगे एज कंपेयर टू दी अदर पर्सन। तो ये भी बात एकदम सही है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ये भी बात सही है। तो अगर रीजन की बात करेंगे तो क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है? ये बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्यों? क्योंकि ऊपर बोल रहा है भाई ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आप रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करते हो। रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइजेशन करोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली होगा। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Okay, आई होप ऑल यू आर गेटिंग दिस। सबको ये समझ में आ रहा है? बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू कर लेना और आपको आराम से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजडम ऑफ एक्सपेंडिंग पब्लिक एंड प्राइवेट फंड्स ऑन एजुकेशन इज नॉट टू बी मेजर्ड बाय इट्स डायरेक्ट फ्रूट्स अलोन। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय, एक जनरल क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? एल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, रॉबिन्स एंड नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा बेटा, जस्ट आपको नॉलेज में रहना चाहिए। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल जो थे, हमारे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, उन्होंने एक ये स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग टू द एजुकेशन which is related to the human capital formation, right? So Professor Alfred Marshall is the correct answer. Next question, human capital creates, human capital में जो benefits होते हैं, क्या वो प्राइवेट होते हैं, क्या वो सोशल होते हैं, क्या वो दोनों होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ह्यूमन कैपिटल जो होता है ना, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर होता है तो वो प्राइवेट बेनिफिट तो हमें देता ही है। अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो मुझे तो फायदा होना ही है, साथ ही साथ सोशली भी बेनिफिट देता है वो। तो प्राइवेट बेनिफिट एंड सोशल बेनिफिट बोथ आर इंक्लूडेड इन द ह्यूमन कैपिटल। बिकॉज जितना ज्यादा एजुकेशन होगा, जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो उस इंडिविजुअल को तो फायदा होगा ही, साथ ही साथ उस इकोनॉमी को भी फायदा होगा, उसकी सोसाइटी को भी फायदा होगा कि उस सोसाइटी के अंदर इतने पढ़े लिखे और स्किल्ड एबिलिटी लोग रह रहे हैं। तो बोथ ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ प्राइवेट बेनिफिट ऑल्सो एंड सोशल बेनिफिट ऑल्सो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion है expenditure on education and health are key determinant of human capital formation। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एजुकेशन और हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर है वो की डिटर्मिनेंट्स है। बिल्कुल है साहब, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो ये तो ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन की देख लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एन ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। अभी अपन ने देखा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो ऑनगोइंग है, कंटिन्यूअस है, चलता रहता है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो ऑनगोइंग और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बिल्कुल है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, तो ये भी ट्रू है। पर अगर अपन करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा लिंक देखिए कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ आर की डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिकॉज इट इज ऑनगोइंग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं बैठ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर जब भी अपन आंसर की बात करेंगे तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion।
राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 में assertion देखिए सबसे पहले क्या बोलता है। There is a need to bridge the skill gap in India in order to enhance human capital and bring about more productive labor force। ये बोल रहा है कि जो हमारे देश के अंदर स्किल गैप है उसके लिए जरूरी है कि एक ब्रिज हो, एक ब्रिज सेटअप हो। देयर इज नीड ऑफ अ ब्रिज द स्किल गैप इन इंडिया इन ऑर्डर टू एनहेंस द ह्यूमन कैपिटल एंड ब्रिंग अबाउट मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। हमारी लेबर फोर्स को ज्यादा प्रोडक्टिव करने के लिए, ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि जो हमारे देश के अंदर जो स्किल का गैप है उसको एक मिनिमाइज किया जाए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अजर्शन तो एकदम ट्रू है, ऐसा होना चाहिए। रीजन एक बार देख लेते हैं। स्किल्स आर टेंजिबल इन नेचर एंड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर ओन और ओन ओनर। ये तो सरासर झूठ है भैया। स्किल्स टेंजिबल होती हैं क्या? स्किल्स तो टेंजिबल होती नहीं है। ठीक है, तो ये तो सरासर झूठ है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो सबसे इजी था हमें पॉइंट आउट करने के लिए कि स्किल्स जो होती हैं वो इनटेंजिबल इन नेचर होती है। यहाँ पर टेंजिबल लिख रखा है तो रीजन इज फॉल्स। तो इसका आंसर बहुत ही आसान, assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 38, what does assertion says? An educated woman can make well-informed decision and can reduce the rate of growth of population। बिल्कुल सही बात है, assertion एकदम ट्रू है। पढ़ी लिखी अगर वुमेन है तो वो वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेंगी, बिल्कुल वेल इन्फॉर्म डिसीजन लेंगी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बढ़िया डिसीजंस लेंगी। पढ़ी लिखी लोग, पढ़ी लिखी जो महिलाएं होती हैं वो अच्छे डिसीजंस लेती हैं और हेल्प करती हैं हमारे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन रेट को रिड्यूस करने में हेल्प करेंगी। क्योंकि अगर पढ़ी लिखी वुमेन है तो वो उस रेट से पॉपुलेशन को नहीं बढ़ाएंगी जिस रेट से एक अनएजुकेटेड वुमेन बढ़ाती है। राइट, रीजन अगर अपन देखें, it favorably affects the fertility rate as educated women do not wish to expand the size of their family unnecessarily। बिल्कुल, पढ़ी लिखी औरतें जो होती हैं वो अपने फैमिली के साइज को लिमिटेड रखना चाहती हैं, वो अननेसेसरली उनको एक्सपेंड नहीं करना चाहती। तो रीजन एकदम ट्रू है और assertion भी एकदम ट्रू है। और जब भी अपन करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दोनों एजुकेटेड वुमेन से रिलेटेड है और एजुकेटेड वुमेन की दोनों फीचर्स बता रहे हैं जो कि एकदम करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। assertion बोल रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। क्या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से इनोवेशंस, इन्वेंशंस और टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो एजुकेशन होगा, आपकी स्किल्स बढ़ेगी, स्किल्स बढ़ेगी तो एजुकेटेड व्यक्ति जो होता है वो इनोवेशंस लाएगा, वो इन्वेंशंस लाएगा, वो टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लाएगा, बिल्कुल लाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो असर्शन तो एकदम ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं। रीजन देख लेते हैं। Investments in education creates the ability to adopt newer technologies, facilitate inventions and innovations, since an educated workforce generally adapts to modern technologies and innovations। ये भी एकदम सही है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एजुकेशन में तो वो आपको क्रिएट करेगा टू ऑब्जर्व द टेक्नोलॉजी, टू ऑब्जर्व द इनोवेशंस। आज अगर पढ़े लिखे लोग होंगे वही तो टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे। आज अगर मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मैं पढ़ा लिखा हूं तभी मैं इस ऑनलाइन सिस्टम को समझ पा रहा हूं और आपको पढ़ा पा रहा हूं। तो जितना ज्यादा देश अगर एजुकेशन में इन्वेस्ट करेगा तो उतने ज्यादा वहां के लोग क्रिएटिविटी, इन्वेंशंस, इनोवेशंस को अडॉप्ट कर पाएंगे। राइट, तो रीजन इज ऑल्सो ट्रू एंड इट इज अ परफेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। राइट, हियर वी गो टू द क्वेश्चन नंबर 40। देखिए assertion क्या कहता है 40 में। Literacy rate in India have increased, but so has the absolute number of illiterates। बिल्कुल बात सही। लिटरेसी रेट तो हमारे इंडिया के अंदर जो है वो बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, बट जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ बात करेंगे इलिटरेट्स की तो वो अभी तक भी उतने ही हैं। इसका रीजन जो है वो बेसिकली रीजन है आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन की रेट इतनी बढ़ रही है कि एब्सोल्यूट नंबर जो है वो डिक्रीज नहीं हो रहे हैं, चाहे रेट भले ही आपकी इंक्रीज हो जाओ लिटरेसी रेट। रीजन देख लेते हैं। तो assertion तो ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है भैया। रीजन देख लेते हैं। लिटरेसी रेट इन इंडिया हैव इंक्रीज्ड मेनली बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ educational facilities which have not matched the growth of
पॉपुलेशन लीडिंग टू द इंक्रीज्ड एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट। ये भी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लिटरेसी रेट यहाँ पर जो इंक्रीज हुई है वो बेसिकली एजुकेशन फैसिलिटी के कारण हुई है, बट आपका ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तो उतने का उतना ही है, तो एब्सोल्यूट नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं साथ में। तो एजुकेशन फैसिलिटीज के कारण आपकी लिटरेसी रेट बढ़ रही है, और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स किसके कारण बढ़ रहे हैं? ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो ये भी रीजन एकदम सही है, और असर्शन का रीजन ये परफेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। असर्शन बोला है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्या ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक साथ चलते हैं? बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो साथ साथ चलने वाले हैं दोनों, ठीक है? तो असर्शन तो आपका ट्रू है। रीजन देख लेते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या ह्यूमन कैपिटल पर जो अपन खर्चा करते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट? बिल्कुल। ह्यूमन कैपिटल पर अगर आप खर्चा करोगे तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाएगा। ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है? ह्यूमन कैपिटल बोलता है कि भाई आप ह्यूमंस को इस तरीके से डेवलप करिए ताकि वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट कर पाए। तो ह्यूमन कैपिटल जिस देश में ज्यादा होगा, जिस देश में ह्यूमन कैपिटल पर खर्चा ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली उसका ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है? बट अगर अपन एक्सप्लेनेशन की अगर अपन बात करें, तो क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बिकॉज एक्सपेंडिचर ऑन द ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल पर जो अपन एक्सपेंडिचर करते हैं वही ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, इसीलिए तो वो एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ assertion and reason are true, and reason is correct explanation of the assertion, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक्स सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एंड दे कैन नॉट बी इजीली रिवर्स, हेंस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज एसेंशियल। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि एजुकेशन और हेल्थ पर जो एक्सपेंडिचर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है उसका, और वो आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, आसानी से रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत है। बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ पर जो खर्चा होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वो रिवर्स नहीं किया जाता, तो जरूरी है कि गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरवेंट करे, राइट? स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। The role of government in this situation is to ensure that the private providers of these service adhere to the standards stipulated by the government and charge the correct prices। क्या गवर्नमेंट का रोल ये रहता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट प्रोवाइडर्स जो होते हैं उन पे एक रेगुलेट की तरह देखें उनको, कि भाई वो करेक्ट प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या ये गवर्नमेंट का काम होता है? बिल्कुल गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट इंटरफेयर भी इसीलिए करती है ना, ताकि प्राइवेट सेक्टर्स को वो देख सके कि प्राइवेट सेक्टर्स कहीं गलत तो नहीं करे लोगों के साथ में। तो स्टेटमेंट 2 भी यहाँ पर ट्रू है। तो यहाँ पर ऑप्शंस की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो होता है वो कैसा प्रोसेस है भाई? टेक्निकल प्रोसेस है, ये सोशल प्रोसेस है, कि दोनों है? तो ध्यान रखना, ह्यूमन कैपिटल की जब बात आएगी तो ह्यूमन कैपिटल एक सोशल प्रोसेस है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इट इज अ सोशल प्रोसेस, राइट? टेक्निकल प्रोसेस कौन सा होता है? फिजिकल कैपिटल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हेल्थ सर्विसेज कैन बी मेजर्ड। हेल्थ सर्विसेज किसी देश के अंदर अगर अपने को मेजर करनी है तो वो किसके टर्म में हो सकती है? ए इन मॉनेटरी टर्म्स, बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सी मोर्टेलिटी रेट, एंड डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों सभी जो ये पॉइंट्स हैं मॉनेटरी टर्म्स में भी होती है हेल्थ मेजर्ड, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो भी एक अच्छा मेजरमेंट है, मोर्टेलिटी रेट भी एक अच्छा मेजरमेंट है, तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, human resources development has necessary to be assigned a key role in any development strategy, particularly in a country with a large population, this statement was quoted in। ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज को इतना स्ट्रेस दिया गया है, ये कहां पर कोट किया गया था? तो ऑप्शंस की अगर अपन बात करें, ए सिक्स्थ फिफ्थ 5 ईयर प्लान, बी सेवेंथ 5 ईयर प्लान, सी फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एंड डी नन ऑफ दी। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, सेवेंथ 5 ईयर प्लान। जैसा कि अपन ने पहले भी बात की थी कि सेवेंथ 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था जहां पर ह्यूमन कैपिटल पर स्ट्रेस दिया गया था, ह्यूमन कैपिटल को इंपॉर्टेंस दी गई थी।
तो ये जो स्टेटमेंट है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये स्टेटमेंट भी आपका 7th 5 ईयर प्लान के अंदर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द। चलिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इन सभी एब्रिविएशंस की आप फुल फॉर्म याद करके जाएं, क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको पेपर के अंदर। चलिए क्वेश्चंस के ऑप्शंस देखते हैं। ए, नेशनल काउंसिल फॉर एंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट एंड टीचिंग। बी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एंड डी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। देखिए, एंटरटेनमेंट रिफ्रेशमेंट ये तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन तो। दूसरा है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। सी ऑप्शन जो है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, सी और डी में आप कंफ्यूज मत होना, एजुकेशनल है, ध्यान रखना, इस तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एजुकेशन नहीं है, एजुकेशनल है, ठीक है। तो जब भी फुल फॉर्म है तो आप एजुकेशनल पर ध्यान देंगे, एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइग्रेशन फैसिलिटेट्स। माइग्रेशन से क्या होता है भैया? ए, यूटिलाइजेशन ऑफ इनएक्टिव स्किल्स ऑफ द पीपल। बी, स्किल्स फॉर्मेशन। सी, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एंड डी, ऑल ऑफ दीज। माइग्रेशन से इनएक्टिव स्किल्स ऑफ पीपल बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। अगर मैं माइग्रेट करेंगे तो आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, इनएक्टिव स्किल्स ऑफ पीपल्स का। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्किल फॉर्मेशन, ये भी एकदम सही है। माइग्रेशन करेंगे, माइग्रेट अगर कभी करते हैं रूरल एरिया टू अर्बन में आएगा तो आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आप नए जगह जाएंगे, नए काम सीखेंगे, नई स्किल्स आप में आएंगी, नई एबिलिटीज आप में आएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी एकदम सही है। रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन किया जाता है माइग्रेशन के अंदर। माइग्रेशन हमें एक एडवांटेज देता है रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करने का। तो यहाँ पर अगर ऑप्शंस की अगर अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये सभी चीजें माइग्रेशन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट ऑफ जीडीपी वाज रिकमेंडेड बाय द एजुकेशन कमीशन टू बी स्पेंट ऑन एजुकेशन सेक्टर? देखिए, एजुकेशन कमीशन 1964 टू 66 एजुकेशन कमीशन ने एक सुझाव दिया था। उन्होंने बोला था कि भाई 6% आप लगाइए, 6% जीडीपी का, किस पर? एजुकेशन सेक्टर पर, ताकि आपका एजुकेशन सेक्टर जो है वो ग्रो हो और वो एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस की जब बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, 6%। ये ध्यान रखिएगा, एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर 6% का, जीडीपी का 6% आप एजुकेशन सेक्टर पर लगाएं, ताकि आपके देश के अंदर एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन की जा सके, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए, एलिमेंट्री एजुकेशन टेक अ मेजर शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। बिल्कुल बात सही है। एलिमेंट्री एजुकेशन जो होती है वो एक बहुत मेजर शेयर लेता है टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर का। अपन टोटल एजुकेशन का एक्सपेंडिचर की बात करें तो सबसे ज्यादा खर्चा एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ जाएगा, उसका शेयर उसकी तरफ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। सेकंड बात करते हैं, एजुकेशन पर स्टूडेंट इज हायर ऑफ टर्शियरी एजुकेशन एज कंपेयर टू द एलिमेंट एजुकेशन एज कंपेयर टू द एलिमेंट्री एजुकेशन। बार बार दो बार लिख गया है। ये बोल रहा है कि टर्शियरी एजुकेशन जो है उस पे खर्चा ज्यादा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन के मुकाबले। बिल्कुल, आपकी छोटी क्लासेस की जो स्टडी है उसके मुकाबले बड़ी क्लासेस में ज्यादा खर्चा लगता है कि छोटे में ज्यादा खर्चा लगता है? बड़े में ज्यादा लगता है ना। तो ये भी एकदम सही है, पर स्टूडेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो टर्शरी में ज्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी देख लेते हैं, द शेयर ऑफ हायर एजुकेशन लाइक कॉलेजेस, पॉलिटेक्निकल्स एक्सेट्रा इज लीस्ट। क्या इन जो कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे लीस्ट है, इनका जो शेयर है हायर एजुकेशन के अंदर? ये भी बात बिल्कुल सही है। इनका जो शेयर्स है हायर एजुकेशन के अंदर वो सबसे कम रहता है एज कंपेयर टू द एलिमेंट्री एंड टर्शियरी, राइट। तो यहाँ पर डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ये तीनों ही पॉइंट बेटा सभी अपने अपने पॉइंट्स जो हैं वो सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट इज नोन एज। रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना, अगर ये दो चीजें किसी को आती हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज एजुकेशन, बी इज ह्यूमन कैपिटल, सी इज लिटरेसी एंड डी इज नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर।
ये बहुत ही आसान है, आपको पता होगा। लिटरेसी किसे कहते हैं? जिस किसी को भी पढ़ना और लिखना आता है उसे अपन लिटरेट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी कंप्लीशन रेट इन 2017-18 फॉर फीमेल्स वाज। प्राइमरी कंप्लीशन रेट एक रेट होता है फीमेल्स की, ये 2017-18 के अंदर इसकी रेट क्या थी? तो जस्ट फॉर नॉलेज आपको ध्यान रखना है, इट वाज 98%। 98% इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी कंप्लीशन रेट जो 2017-18 फीमेल्स की थी वो 98% थी, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर। ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट जो होते हैं वो कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं? ऑप्शंस आर ए अपोजिट कॉन्सेप्ट्स, या दोनों अलग अलग हैं, अपोजिट है एक दूसरे से। बी सिमिलर कॉन्सेप्ट, सी रिलेटेड कॉन्सेप्ट बट सर्टेनली नॉट आइडेंटिकल, एंड डी नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए अपोजिट तो है नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है। सिमिलर मतलब एक जैसे तो नहीं है, दोनों में कुछ तो फर्क है। रिलेटेड है बट सर्टेनली नॉट आइडेंटिकल, एक दूसरे से रिलेटेड जरूर है बट एक जैसे नहीं है, नॉट आइडेंटिकल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रिलेटेड बट नॉट आइडेंटिकल, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंजिंग प्रोपोजिशन इन द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एजुकेशन हमारे लिए स्टिल चैलेंज है, किसके कारण, क्या रीजन है इसका? ए लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, क्योंकि भारत के अंदर बहुत बेरोजगार हैं, बहुत अनपढ़ लोग हैं, सॉरी इलिटरेट्स हैं, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमारा चैलेंज है। बी इनएडुकेट वोकलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हमारे यहाँ पर एजुकेशन का वोकलाइजेशन नहीं है, ये एकदम सही बात है। कोई प्रैक्टिकल बेस्ड ट्रेनिंग बेस्ड यहाँ पर एजुकेशन नहीं होती, सिर्फ डिग्री बेस्ड हम चलते हैं, ये भी एकदम सही है। जेंडर बायसनेस बिल्कुल है, फीमेल्स को कम प्रमोट किया जाता है एजुकेशन वगैरह में, तो ये भी एक अच्छा रीजन। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये सभी कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण हमारा एजुकेशन जो है वो भी चैलेंजिंग पोजीशन के अंदर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड कौन सी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, नॉट लिखा है, ध्यान रखिएगा। ए लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, क्या ये प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल है, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तो प्रॉब्लम है। लो सेविंग्स, राइजिंग पॉपुलेशन एंड डेफिशिएट मैन पावर प्लानिंग। तो इन चारों ऑप्शंस में से आप देखेंगे तो लो सेविंग इज द करेक्ट आंसर। लो सेविंग जो है वो एक, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ठीक है, किसी की सेविंग कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है उस देश के अंदर, राइट। तो लो सेविंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव फैक्टर इन प्रोडक्शन इज। जब भी ध्यान रखना एक्टिव फैक्टर की बात आएगी तो ह्यूमन कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। ह्यूमन कैपिटल जो होता है ना वो हमारा एक्टिव होता है, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक्टिव फैक्टर इन प्रोडक्शन इज ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन, फिजिकल कैपिटल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्या फिजिकल कैपिटल हेल्प करती है ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने में? ये तो भैया एकदम गलत बात है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करती है फिजिकल कैपिटल को डेवलप करने में। फिजिकल कैपिटल से ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है ना। तो असर्शन तो फॉल्स है। रीजन देख लेते हैं। रीजन है फिजिकल कैपिटल इज पैसिव इन नेचर, बिल्कुल पैसिव इन नेचर। अभी एक्टिव की अपन बात करी तो एक्टिव के अंदर क्या आएगा? एक्टिव के अंदर हमेशा आता है ह्यूमन कैपिटल, और जब भी पैसिव की बात होगी तो पैसिव में कौन आएगा? फिजिकल कैपिटल। तो ये तो एकदम सही है। तो ऑप्शंस की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not true with respect to the problem in human development in India? ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया के रिलेटेड ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू पूछा है क्वेश्चन के अंदर। ऑप्शन नंबर ए, प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेशन ऑफ टोटल स्टॉक फॉर ह्यूमन कैपिटल, ये तो प्रॉब्लम है, बिल्कुल है। प्रॉब्लम ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या एक जगह से दूसरा जगह जाना एक प्रॉब्लम है? सी नेग्लेक्ट ऑन दी जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम को अगर आप नेग्लेक्ट कर रहे हो तो क्या ये प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है। डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये ट्रू नहीं है, माइग्रेशन करना किसी एक जगह से दूसरी जगह, ये कोई ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज सर्व शिक्षा अभियान वाज लॉन्च। ध्यान रखना भैया, सर्व शिक्षा अभियान जब भी आएगा ये 2001 में लॉन्च हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से हमारा। Which of the following is correct about human capital formation? Human capital formation से रिलेटेड कौन सी बात यहाँ पर सही बोली गई? ए,
इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन टोटल एनवायरनमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्री। अंडर डेवलप्ड कंट्री के टोटल एनवायरनमेंट को चेंज कर देता है, बिल्कुल कर देता है। जिस देश के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा। बी, इकोनॉमी विल चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल सोसाइटी टू द मॉडर्न सोसाइटी, बिल्कुल ट्रेडिशन से मॉडर्न की तरफ हम। सी, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द नेसेसरी स्किल्स। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर बढ़ेगा तो नेसेसरी स्किल्स जो हैं वो एबिलिटी क्रिएट होगी, बिल्कुल होगी, स्किल्स बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। एंड डी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी दी राइट आंसर, क्योंकि ये सभी चीजें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सही बोली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्रीब्यूट किस तरीके से करता है? ए, बाय स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड इन्वेंशन। इनोवेशन और इन्वेंशन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के द्वारा बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, और इनके द्वारा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बिल्कुल ग्रोथ होती है। तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है, क्योंकि इनोवेशन इन्वेंशन जो होता है वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कारण होता है और उसी के कारण हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ठीक है। बी, बाय एनेबलिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड द चेंज इन साइंटिफिक एडवांसमेंट। क्या ह्यूमन रिसोर्सेज जो अंडरस्टैंड कर पा रहा है साइंटिफिक एडवांसमेंट जो होता है उसके बेसिस के लिए हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, बिल्कुल होती है। जितना ज्यादा साइंटिफिक एडवांसमेंट होगा किसी इकोनॉमी के अंदर तो वो इकोनॉमी ग्रो करेगी, और वो कब पॉसिबल है? जब आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा है, जब आपके लोग पढ़े लिखे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी एकदम सही है। एंड सी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है अगर बढ़ता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो नीचे गिरती है। क्या इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है? बिल्कुल गलत। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर ज्यादा होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अगर कम होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। तो इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव रिलेशन, इट डज नॉट हैव इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी तो गलत है। और क्वेश्चन में पूछा है कि ग्रोथ कैसे हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। राइट। तो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पूरी वीडियो के क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर लें, और उसी तरीके से आप इस चैप्टर को एक अच्छे लेवल पर रिवाइज कर सकते हैं। राइट। सो थैंक यू सो मच and best of luck for your examination.